Good morning, everybody, students. Have a colorful Thursday. प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो हमारा टॉपिक था न्याय। न्याय में सबसे पहले कल हमने शुरुआत की थी प्राचीन न्याय की अवधारणा, और प्राचीन न्याय की अवधारणा में कल हमने पढ़ा था प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। उसका कुछ रिपीट कर लेते हैं। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्राचीन न्याय में सबसे पहले प्लेटो के ही विचार है। अब इसमें हमने कल क्या पढ़ा, उसको एक पॉइंटों के माध्यम से दोहरान करा देता हूं। पहले हमने पढ़ा प्लेटो के अनुसार न्याय, फिर हमने पढ़ा प्लेटो के अनुसार न्याय के दो प्रकारों में पहला प्रकार था सामाजिक न्याय। इस सामाजिक न्याय में हमने यहां तक पढ़ा था कि प्लेटो मानवीय गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटता है। पहला वर्ग है शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। इन 3 वर्गों में बांटता है। अब सामाजिक न्याय का अर्थ क्या निकलता है, जो ये पढ़ने के बाद जो है सामाजिक न्याय का अर्थ, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है प्लेटो के अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे प्लेटो जो है मानवीय गुणों के आधार पर 3 वर्ग बताता है कि जिसमें बुद्धि का गुण प्रदान है वो शासक वर्ग में शामिल होगा, जिसमें शौर्य या साहस का गुण प्रदान है सैनिक वर्ग में शामिल होगा, जिसमें कृष्णा का गुण प्रदान है वो उत्पादक वर्ग में शामिल होगा, ताकि तीनों वर्ग जो हैं अपने अपने वर्ग में रहकर काम करें। तो एक सर्वमान्य इसकी परिभाषा का या क्या के सामने आएगा, यानी समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी कार्य क्षेत्र की परिधि में रहकर, अपनी कार्य क्षेत्र की परिधि में रहकर कर्तव्य पालन करे, दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। जैसे शासक वर्ग जो होगा वो दास में होगा, उसका काम सिर्फ शासन व्यवस्था करना है। सैनिक वर्ग जो होगा वो सैनिक का काम करेगा, ऐसा नहीं विद्रोह कर दे और शासक वर्ग का तख्तापोश करने का कार्य करे। उत्पादक वर्ग का काम जो सेवा का है वो सेवा का काम करे। तो इस प्रकार से इसका एक सामान्य अर्थ ये निकलता है विद्यार्थियों कि समाज में प्रत्येक वर्ग अपनी कार्य क्षेत्र की परिधि में रहकर, कार्य क्षेत्र की परिधि में रहकर कर्तव्य पालन करें,
वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। यही सामाजिक न्याय है। यानी समाज का प्रत्येक वर्ग जो है अपने कार्य क्षेत्र की परिधि में रहकर कर्तव्य पालन करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। सैनिक वर्ग को शासक वर्ग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो समाज में प्रत्येक वर्ग अपने क्षेत्र में रहकर के कर्तव्य पालन करेगा तो समाज के अंदर एक न्याय की व्यवस्था होगी, किसी प्रकार से अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो ये पहला न्याय का जो प्रकार है प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो न्याय का प्रकार है वो है हमारा व्यक्तिगत न्याय। अब प्लेटो जो है जैसे सामाजिक वर्ग का डिवाइडेशन करता है, उसी आधार पर व्यक्तिगत न्याय को भी परिभाषित करता है। व्यक्तिगत न्याय के बारे में भी कहता है। प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा में 3 गुण होते हैं। मानवीय आत्मा में 3 गुण होते हैं। उसी गुणों के आधार पर ही वर्गों का निर्धारण किया था, पर वो समाज की बात थी और ये व्यक्ति की बात है। ठीक है ना। तो प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय का अर्थ, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। 3 गुण पाए जाते हैं। 3 गुण कौन से? विवेक या बुद्धि, साहस या शौर्य, तृष्णा या इच्छा शक्ति। तो ये मानवीय आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। एक गुण होता है विवेक का या बुद्धि का, दूसरा गुण होता है साहस या शौर्य का, और तीसरा गुण होता है तृष्णा या इच्छा। तो मानवीय आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, विवेक या बुद्धि, साहस या शौर्य, तृष्णा या इच्छा शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रधान गुण के अनुसार कर्तव्य पालन करे। दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। अब आप सुनिए, व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा में 3 गुण होते हैं, विवेक का गुण, साहस का गुण, तृष्णा का गुण। अब इन 3 गुणों में से जो व्यक्ति का प्रधान गुण है, उस प्रधान गुण के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। मान लीजिए उसमें साहस का गुण प्रधान है, तो उसे विवेकी या दार्शनिक राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। वो अपने साहस का प्रदर्शन करे और देश की रक्षा में अपना योगदान दे। इस प्रकार से विद्यार्थी
विद्यार्थियों, व्यक्ति जो प्रधान गुण के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करेगा, दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये जो न्याय होगा वो व्यक्तिगत न्याय होगा। अब इसमें सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? बस ये दायरा समाज का है और ये दायरा व्यक्ति का है। इधर मानवीय गुणों के आधार पर 3 वर्ग बने हैं और इधर मानवीय आत्मा में 3 गुण। बात वही है, वहां तो प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग की परिधि में रहकर काम करे, कार्य क्षेत्र की दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करे, और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रधान गुण के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करे, दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। यहाँ बात व्यक्ति की हो रही है, यहाँ बात समाज की हो रही है। वहाँ एक समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्लेटो ने जो न्याय के 2 प्रकार बताए, पहला न्याय हमारा सामाजिक न्याय होगा और दूसरा होगा व्यक्तिगत न्याय। ठीक है, अब इस पूरे न्याय संबंधी विचार के बारे में एक विद्वान है एम्बेस्टीन, जिसने क्या कहा? एम्बेस्टीन किसके बारे में, यानी प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों के बारे में एम्बेस्टीन ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि प्लेटो के न्याय में राजनीति दर्शन के समस्त तत्व निहित है, इसलिए तो प्लेटो को राजनीति दर्शन का जनक कहा जाता है। तो ये एम्बेस्टीन महोदय ने इस प्लेटो की न्याय व्यवस्था के बारे में बताया। प्लेटो के न्याय में राजनीति दर्शन के समस्त तत्व निहित है। ये बात किसने कही? एम्बेस्टीन ने कही। अब विद्यार्थियों, ये हमारा प्लेटो के न्याय संबंधी विचार का कंप्लीट हुआ। एक बार वापस सुन लीजिए। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले आपको प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ लिखना पड़ेगा, फिर प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 प्रकार, उसमें पहला प्रकार सामाजिक न्याय और फिर दूसरा प्रकार जो है व्यक्तिगत न्याय, और दोनों प्रकार जिस प्रकार से ये व्याख्या है इस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे। तो ये प्राचीन न्याय की अवधारणा में हमारा हुआ प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। अब विद्यार्थियों, हम आपसे चर्चा करेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। ये हुए प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। अब अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा? तो प्राचीन न्याय की अवधारणा में 2 विचारकों के 2 थिंकर के न्याय के बारे में आपके सिलेबस में है। पहला प्लेटो के न्याय संबंधी विचार और दूसरे जो है वो है हमारे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। तो ये प्राचीन न्याय की अवधारणा में विद्यार्थी आपके 2 ही टॉपिक सिलेबस में हैं, जो प्लेटो के न्याय संबंधी विचार हमने जान लिए। अब हम किसके न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे? अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। तो आज हमारी चर्चा रहेगी विद्यार्थियों अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अब अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या कहा? विद्यार्थियों, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और राजनीति को दर्शन से निकाल करके एक विज्ञान का रूप दिया, और जो निगमन पद्धति थी उसे आगमन पद्धति की ओर बढ़ा। अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके समय अनुकूल कई परिवर्तन किए और राजनीति को एक विज्ञान का रूप दिया। इसलिए विद्यार्थियों, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु के गुरु प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का, और अरस्तु ने दर्शन से निकाल करके राजनीति को एक विज्ञान का रूप दिया, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अरस्तु ने न्याय संबंधी विचार
जो रखे। न्याय का क्या अर्थ बताया, कितने प्रकार बताए, क्या है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले अरस्तु के अनुसार न्याय का अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है। जिस प्रकार से प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का उल्लेख किया, उसी प्रकार अरस्तु ने अपनी पुस्तक इथिक्स में न्याय का उल्लेख किया। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में ये बात नहीं है। तो न्याय का अर्थ क्या है? अब अरस्तु न्याय का क्या अर्थ बताता है, किस प्रकार से न्याय की परिभाषा देता है। तो अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ है मानवीय संबंधों का नियमन, मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। नियमन ही न्याय है। ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन रिलेशन का जो रेगुलेशन किया जाए, मानवीय संबंधों का नियमन सही तरीके से हो, ताकि समाज में अराजकता नहीं रहे, कानून का शासन चलता रहे। मानवीय संबंधों का नियमन कैसे? जैसे एक मालिक वर्ग और एक दास वर्ग है। मालिक और दास में जो संबंध होने चाहिए, यानी दास मालिक को अवकाश उपलब्ध करवाए ताकि वो समाज के लिए, राज्य के लिए कार्य कर सके, और मालिक का भी ये फर्ज बनता है कि वो दास के हितों की भी रक्षा करे, सिर्फ उसे एक शोषण का माध्यम नहीं बन जाए वो। तो इसलिए मानवीय संबंधों का सही नियमन होना चाहिए। तो मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। संक्षिप्त बात है, मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। और इस नियमन के कारण अगर सही तरीके से व्यवस्था बनी रहेगी और मानवीय संबंधों का नियमन होता रहेगा, तो समाज में किसी प्रकार से अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य में एक जैसे विचारों के कारण ही तो राज्य की उत्पत्ति हुई है। भाई पहले अराजकता की स्थिति थी, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए सब मनुष्य में एक जैसे विचार आए। पहले पोलिस नगर राज्य बना, तो एक जैसे विचार नहीं आते तो राज्य का अस्तित्व संभव नहीं होता। तो एक जैसे विचारों के कारण जिस प्रकार से राज्य अस्तित्व में आया है, उसी प्रकार अगर न्याय की स्थापना करनी है तो मानवीय संबंधों का नियमन आवश्यक है। तो अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। किसके अनुसार? एरिस्टोटल के अनुसार, अरस्तु के अनुसार मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है। प्यारे विद्यार्थियों, अरस्तु ने न्याय को दो रूपों में प्रस्तुत किया। दो रूपों में प्रस्तुत किया। ये आ सकता है 18 के अंदर एक प्रश्न था, अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार या दो रूप कौन से हैं, या अरस्तु ने न्याय के कौन से दो रूप प्रस्तुत किए। तो ये दो रूप जो है, पहला रूप जो है वो है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। और दूसरा जो रूप है वो है सुधारात्मक न्याय। अब वितरणात्मक न्याय क्या है, इसके
बारे में अर्थ में क्या बातें रखी, तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो पहला है विद्यार्थियों वितरणात्मक न्याय। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। इस वितरणात्मक न्याय को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं राजनीतिक न्याय, अनुपातिक न्याय, अनुपातिक। अब वितरणात्मक न्याय क्या है, किस प्रकार से वितरणात्मक न्याय का अर्थ बताया अरस्तु ने विद्यार्थियों? अरस्तु ने कहा पद, प्रतिष्ठा व अवसरों का वितरण समाज में अनुपातिक तरीके से होना चाहिए। यह वितरण अंक गणितीय नहीं होकर के रेखा गणितीय होना चाहिए, ताकि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध हो सके, संसाधन प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से वितरण होना चाहिए। तो यह है विद्यार्थियों वितरणात्मक न्याय। अब रेखा गणितीय होना चाहिए, अंक गणितीय नहीं होना चाहिए। तो रेखा गणितीय क्या होता है, अंक गणितीय क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। वितरणात्मक न्याय समाज में पद, प्रतिष्ठा व अवसरों का वितरण अनुपातिक होना चाहिए। ये वितरण अंक गणितीय न होकर रेखा गणितीय होना चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को योग्यता अनुसार अवसर उपलब्ध हो सके, अवसर उपलब्ध हो सके। यानी मुख्य बात तो कही है, संसाधनों का वितरण जो है अंक गणितीय नहीं होकर के रेखा गणितीय होना चाहिए। अब अंक गणितीय वितरण क्या होता है, रेखा गणितीय वितरण क्या होता है, ये आपको समझा देते हैं। जैसे विद्यार्थियों अब अंक गणित ये कहता है कि यह एक त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है। अंक गणित की भाषा में यह भी एक त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है, जबकि रेखा गणित की भाषा क्या कहती है? रेखा गणित की भाषा में हम कहेंगे ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल अनुपातिक दृष्टि से
इनसे बड़ा है अथवा योग्यता जिनके पास में अधिक है, उन्हें जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, अधिक योग्यता है, उन्हें अधिक संसाधन प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अंकगणित जो है वो तो 1 = 1 मानता है, लेकिन रेखा गणित 1 = 1 नहीं मानता है। वो ये कहता है भाई अंकगणित में ये होगा कि ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, जबकि रेखा गणित में नहीं, ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल छोटा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब अधिक योग्यता वाला होगा तो उन्हें अवसर अधिक मिलेंगे, कम योग्यता वालों को अवसर कम मिलेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये अरस्तु भी कहता है कि ये जो वितरण है वो संसाधनों का अंक गणितीय नहीं होकर के रेखा गणितीय होना चाहिए, ताकि सभी को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये है अरस्तु का वितरणात्मक न्याय, जिसे अनुपातिक न्याय भी कहते हैं, राजनीतिक न्याय भी कहते हैं। अब राजनीतिक न्याय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संसाधनों का वितरण करना, पद प्रतिष्ठा का वितरण करना, ये राज्य के हाथ में है, सत्ता के हाथ में है, इसलिए इसको राजनीतिक न्याय भी कहते हैं। अब विद्यार्थियों हम न्याय का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय जिसका दूसरा नाम है न्याय निष्ठा। सुधारात्मक न्याय या न्याय निष्ठा न्याय। अब सुधारात्मक न्याय में कहता है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हनन से रोकना, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की दूसरे व्यक्तियों द्वारा हनन से रोकथाम प्राप्त हो। यानी सुधारात्मक न्याय ये कहता है विद्यार्थियों कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हनन से रोकथाम हो। यानी व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्तियों के द्वारा छीने नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखें। तथा राज्य जो है वो मुख्य तौर पे LLP जो लॉ में प्राकृतिक अधिकार की बजाय जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, यानी राज्य का भी ये दायित्व है कि वो नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे अरस्तु के अनुसार। तथा अरस्तु ये भी कहता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। अतः इसे सुधारात्मक न्याय को न्यायाधीश का न्याय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से एक न्यायाधीश होता है कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दिलाता है, सजा देता है, तो इसी प्रकार से सुधारात्मक न्याय भी कहता है कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का दूसरों के द्वारा हनन नहीं हो। अगर कोई हनन करता है तो राज्य का ये दायित्व है कि उसे सुरक्षा प्राप्त करे नागरिकों को,
तथा जीवन स्वतंत्रता व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें और साथ साथ में कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों प्राचीन न्याय की अवधारणा में हमारे दो है, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पढ़े और आज हमने अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़े। आगे जो है हम कल